नमस्कार साथियों। इसके पिछले वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक विस्तृत वीडियो करीब 1 घंटे का प्लासी के युद्ध के बारे में डिस्कस कर चुके थे। इसमें इस बात पर विस्तारपूर्वक चर्चा किए थे कि प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी, कौन कौन से वो कारण थे जिसके कारण से प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बारे में डिस्कस हो गया था। अगर उसको अच्छे समझ लिए होंगे तब जा करके ये बक्सर के युद्ध के बारे में समझ में आएगा, और ना भी समझे होंगे फिर भी समझ में आएगा आराम से। तो आज की वीडियो का अगर एजेंडा देखेंगे क्या है, तो हम टॉपिक लिख सकते हैं कि बक्सर का युद्ध का क्या पृष्ठभूमि था, कैसे हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ। अब भारत में अंग्रेज़ों की पूरी तरीके से स्थापना के लिए ये प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जो है एक तरीके से निर्णायक युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध जब हुआ तो उसमें एक तरीके से उनके कुछ विद्रोही थे जिनको मिला लिए, अंग्रेज़ों ने मिला लिया, उसके बाद जाकर के प्लासी का युद्ध जीत गए। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है कई मायनों में इससे अलग है, तो इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। पिछली बार 1757 तक डिस्कस हो गया था। 1757 तक जानते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेज़ कंपनी के अधिकारी थे और एडमिरल वाटसन, इनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था प्लासी के मैदान में, जिसमें अंग्रेज़ जो है जीत गए थे। करीब 29 लोग अंग्रेज़ों के मरे थे और 500 से ज़्यादा लोग, करीब 500 लोग, जैसे कि विपिन चंद्रा की पुस्तक में लिखा हुआ है, वो सिराजुद्दौला की तरफ से मरे थे मुर्शिदाबाद में, जहाँ प्लासी का मैदान है, मुर्शिदाबाद जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हो गया जिसमें सिराजुद्दौला हार गए, तो उसके बाद नया नवाब किसको बनाया गया, ये डिस्कस होने लगा। तो इसी युद्ध में जो अंग्रेज़ों का साथ दिए सिराजुद्दौला के सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला के समय में मीर बख्शी के पद पर थे, उनको नया नवाब बना दिया गया बंगाल का। तो बंगाल के नवाब बने तो अंग्रेज़ों की पुरानी रीति थी कि ये कुछ ना कुछ अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए उपाय करते थे। तो जब इनको बनाया गया तो ये भी किससे, मीर जाफ़र को जब नवाब बना दिए, नया नवाब बनाया इनका, तो इनसे भी कुछ डिमांड की कि भाई मुझे कुछ चाहिए। तो कहे ठीक है, मेरे आकाओं की मदद से मुझे गद्दी मिली है तो मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। तो कलकत्ता के पास, कलकत्ता जो है ये अंग्रेज़ों के कब्जे में पहले ही आ चुका था। कलकत्ता के पास एक स्थान है 24 परगना, इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। 24 परगना की ज़मींदारी जो है अंग्रेज़ों को सौंप दी गई। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें अंग्रेज़ों को मिल गई, जिसमें से हम कह सकते हैं जो बंगाल है और बिहार और उड़ीसा, इन तीनों क्षेत्रों का जो व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको आजकल बोला जाता है, मुक्त व्यापार का अधिकार अंग्रेज़ों को मिल गया। और एक तरीके से जो पहले दस्तक वगैरह था ये सब चल रहा था पहले से, 1717 का जो फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया था वो ही सब चल रहा था। और फ्री ट्रेड जो कि पहले से भी दिया गया था अपने फरमान के द्वारा, शाही फरमान के द्वारा, वो भी सब चल रहा था। इसके अलावा कुछ इनाम दिए, जैसे पहले ही बताए थे कि जब अंग्रेज़ जीत गए बंगाल प्लासी का युद्ध, तो करीब करीब 1,77,00,000 रुपए, 1,77,00,000 रुपए दिए। किसने दिया? मीर जाफ़र ने दिया। किसको दिया? कंपनी को दिया, और जो व्यापारी थे यानी कि ट्रेडर्स थे उनको दिया। 20 लाख रुपए जो रॉबर्ट क्लाइव थे, आरसी लिख देते हैं शॉर्ट में, रॉबर्ट क्लाइव थे जो कि उस समय कर्नल था, कर्नल को बोलते हैं इंग्लिश में कॉलोनल था,
जो कि अंग्रेजी सेना का सेनापति था, तो उसको 20 लाख रुपए दिए और 10 लाख रुपए एडमिरल वाटसन को दिए, एडमिरल वाटसन को दिए, जो कि नौसेना का अध्यक्ष था अंग्रेजी कंपनी में। तो 10 लाख रुपए इसको दिया। और बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने अनुमान लगाया कि कितना रुपए दे दिया गया है, तो करीब करीब उसने अनुमान लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने कि मीर जाफ़र जो कि पिट्ठू नवाब उसका था, उसको करीब करीब अंग्रेज़ों को उसने 3 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया, यानी कि एक मोटा रकम दे दिया। इसके अलावा कुछ और जगह प्रेसिडेंसीज बनाए थे अंग्रेज, जैसे मद्रास में उनकी प्रेसिडेंसी थी। मद्रास से वही जगह है जहाँ से रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन आए थे, और मद्रास वही जगह है जहाँ पर उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा करके एक तरीके से कब्जा कर लिया था कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा करके। तो मद्रास की प्रेसिडेंसी और बम्बई की प्रेसिडेंसी का जितना खर्चा है, उन सारे खर्चे को भी यहीं से चलाया जा रहा था। कहाँ से? बंगाल के राजस्व से, यानी बंगाल में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त होता है, उन सारे रेवेन्यू से मद्रास और बम्बई की जो खर्चे वर्चे थे उसको चलाया जा रहा था। तो मीर जाफ़र इनकी बातों को मानते रहे, जब तक चला तब तक मानते रहे, और कुछ समय बाद मीर जाफ़र को भी लग गया कि अब इनके जो मांगे हैं उसको पूरी करना हमारे बस में नहीं है। और काफ़ी समय तक उनकी जो मांगे थी, डिमांड थी, उसको मीर जाफ़र पूरी करते रहे। और अंग्रेज़ भी कहते थे कि अब ये मीर जाफ़र जो है हमारा पिट्ठू बन गया है, जब चाहेंगे तब इससे पैसे मांगेंगे, इसके जेब में हाथ डालेंगे और पैसा खंगाल के निकाल लेंगे। लेकिन जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, एक तरीके से FT, मुक्त व्यापार का अधिकार मिल गया, तो जो दस्तक जारी किया जाता था, जिसके जरिए बंगाल की सरकार को कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलता था, वो रेवेन्यू भी मिलना बंद हो गया। तो बंगाल की सरकार को पूरी तरीके से राजस्व का घाटा होने लगा, जिसको हम बोलते हैं राजस्व का घाटा बोलते हैं उसको, यानी कि फाइनेंशियल लॉस होने लगा, फाइनेंशियल डेफिसिट होने लगा सरकार को। फिर इनका हाथ जो है मीर जाफ़र का खाली होता गया। इनकी जो सेना थी वो भी लगभग भ्रष्ट थी। तो इस तरीके से मीर जाफ़र जो है हाथ उठा दिए कि मेरे बस की बात नहीं है। तो धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा विद्रोह के रूप में आने लगे। जब विद्रोह के रूप में आने लगे तो अक्टूबर 1760 में, 1757 में, कब? 23 जून 1757 को इनको नवाब बना दिया गया मीर जाफ़र को। 3 साल तक ये लूटपाट मचाए रहे, फिर अंत में तंग आ गए, हार गए। तो अक्टूबर 1760 में मीर जाफ़र को हटा दिया गया। और मीर जाफ़र को जो हटा दिया गया तो इसकी जगह पे किसको लाया गया? मीर कासिम को लाया गया। मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम इसी का दामाद था, मीर जाफ़र का दामाद था मीर कासिम, इसको लाया गया। एक घटना, बक्सर की क्रांति पढ़ने से पहले एक छोटी सी घटना पढ़ना अच्छा होगा, जिसको बोलते हैं 1760 की क्रांति, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ 1760, रिवॉल्यूशन ऑफ 1760, यानी 1760 की क्रांति। 1760 की क्रांति क्या था कि जो मीर जाफ़र थे, उनका एक बेटा था मीरन। जब सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हो रहा था 23 जून 1757 को, प्लासी वाला, तो उसमें मीरन ने सिराजुद्दौला को जो है मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो 1760 में एक नाम सुनेंगे, हॉलवेल वाला। प्लासी के युद्ध में हॉलवेल एक शब्द आया था ना। हॉलवेल एक व्यक्ति थे जिनको जब 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला मीर कासिम वाले बाज़ार पर हमला किए थे, उसके बाद जो अंग्रेज़ों की फैक्ट्री थी उस पर हमला किए थे, और बंगाल में एक स्थान है जहाँ पर उसने हमला किया था, और करीब 14 बाई 18 फीट के कमरे में 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें करीब 23 लोग बचे थे, बाकी सारे लोग मर गए थे। तो उसमें से एक व्यक्ति बचा था, हॉलवेल। उसने इस चर्चा की थी कि जो सिराजुद्दौला है उसने हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किया है। तो उसी हॉलवेल ने बताया कि 1760 में, 1760 की क्रांति के संदर्भ में हॉलवेल ये बताते हैं कि बक्सर का जो युद्ध है उसका जो मेन कारण है वो मीर जाफ़र है। मीर जाफ़र क्यों है? क्योंकि एक तो वो पिट्ठू था, पिट्ठू को जैसे पहले तो उसने धोखा दिया सरकार को, सिराजुद्दौला को धोखा दिया,
उसके बाद जो इसका बेटा है मीरन, वो भी मर गया था। मीरन करीब 1760 के दशक में जो है मीरन जो कि इसका बेटा था वो भी मर गया था। हालांकि इसका एक बेटा और था निज़ामुद्दौला, उसको बाद में नवाब बनाया गया साम्राज्य का, लेकिन मीरन मर गया था। जब मीरन मर गया तो इसके बाद एक घटना हुई ये कि ये भी तंग आ चुके थे मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से, तो अंग्रेज़ भी चाह रहे थे कि अब इसको जो है हटा दिया जाए। इसको हटा भी दिए। हटाने के बाद मीर कासिम को साम्राज्य का नवाब बना भी दिए। साम्राज्य का नवाब बनाए तो एक संधि की, एक समझौता किए। समझौता में ये हुआ कि कुछ ना कुछ रुपए देना होता है। ये अंग्रेज़ जब भी किसी को नवाब या कुछ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, उसे डिमांड करते हैं। तो इनसे भी डिमांड किए, तो इन्होंने डिमांड पूरा भी किया। तो बर्दवान एक स्थान है, बर्दवान, चटगांव और मिदनापुर, 3 क्षेत्र हैं, चटगांव, मिदनापुर और बर्दवान। चटगांव आजकल बांग्लादेश में है। चटगांव एक बंदरगाह है बांग्लादेश में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है बांग्लादेश का। तो बर्दवान, चटगांव, मिदनापुर की जो जमींदारी है, जमींदारी इसको दे दी गई। किसको? अंग्रेज़ों को। जो मीर कासिम जब बना तो दे दिया इन्होंने। इसके अलावा और क्या दिया? तो करीब करीब 29 लाख रुपए जो हैं इसने अंग्रेज़ों को दे दिए, इसलिए क्योंकि उसने उसको बनाने में मदद की थी। तो बर्दवान, चटगांव, मिदनापुर की जमींदारी दे दी और 29 लाख रुपए दिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को। तो ये जो बात थी इसी को बोलते हैं 1760 की क्रांति। इसके बाद मीर जाफ़र का जो चैप्टर है लगभग क्लोज हो गया, तो मीर कासिम आ गए सत्ता में। मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि मीर कासिम एक बहुत ही योग्य, कुशल सम्राट था। इसने अपने राज्य की जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको सुधारने का प्रयास किया, अपनी सेनाएं गठित करने का प्रयास किया और अंग्रेज़ों से अपने आप को बचने का प्रयास किया कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर ज़्यादा प्रयास न करें हमको दबाने के लिए। तो इसने सेनाएं वेनाएं गठित की और रेवेन्यू के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। और जो दस्तक मिला था 1717 से जो फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया था, जिसमें दस्तक का अधिकार दिया गया था, पास जारी करने का अधिकार दिया गया था, उसका ये लोग दुरुपयोग भी कर रहे थे। तो मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने जो 1717 द्वारा दिए गए फरमान का जो दुरुपयोग किया जा रहा था उस पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, ठीक ना, उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया ताकि ये लोग किसी तरह की घपलेबाजी ना करें, ठीक ना, सरकार में रेवेन्यू जो है वो आता रहे। और अंग्रेज़ जो थे वो भारतीय व्यापारी जो थे, भारतीय जो किसान थे, भारतीय जो दस्तकार थे, उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि आप हमारे सामान को महंगे दाम में ख़रीदिए और अपने जो सामान बना रहे हैं उसको अंग्रेज़ों को सस्ते दाम पे दीजिए। इस बात का दबाव बनाते थे। तो इससे जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डैमेज होती चली जा रही थी। तो मीर कासिम ने एक रास्ता निकाला। रास्ता कौन सा निकाला? कि जो 1717 का फरमान था उसमें सिर्फ अंग्रेज़ों को ये अधिकार था कि वो दस्तक जारी कर दें या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हुआ था, सरकार ने उनको फ्री ट्रेड करने की आज्ञा दे दी थी। मीर कासिम ने क्या किया? जो फ्री ट्रेड वाला काम था, FT, जो फ्री ट्रेड वाला काम था वो सभी के लिए खोल दिया। यानी कि अगर कोई मध्य प्रांत से बंगाल में व्यापार करना है तो कोई पास वास नहीं चाहिए, फ्री ट्रेड होना है। तो इससे नुकसान क्या हुआ? देखो, जब ट्रेड होता था पहले, जैसे मान लो मध्य प्रांत से बंगाल में ट्रेड होना है, तो ट्रेड कौन करता था? पहले वाले में बताए थे, ट्रेड 2 लोग करते हैं। एक कंपनी करती है ट्रेड, एक भारतीय व्यापारी करते हैं। कंपनी में भी 2 तरीके के लोग करते हैं, एक कंपनी के अधिकारी करते हैं और एक कंपनी के कर्मचारी भी करते हैं। तो कंपनी के अधिकारी को जो है ये दस्तक मिला हुआ था कि ये फ्री में ट्रेड करें, कर्मचारी को दस्तक नहीं मिला हुआ था कि ये फ्री में ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि इनको कुछ ना कुछ टैक्स चुकाना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी चुकानी पड़ती थी और भारतीयों को एक्साइज ड्यूटी चुकानी पड़ती थी। तो चूँकि कंपनी के ही जो कर्मचारी थे
तो वो भी गोरा ये भी गोरे, तो साथ दे देते थे, 10 तक इनको भी दे देते थे, ये भी जा करके यहाँ पर व्यापार कर लेते थे फ्री में। और कई बार भारतीयों से घूस लेकर के भारतीयों को भी जाने का उसमें इजाज़त दे देते थे कि जाइए व्यापार कीजिए। तो इससे सरकार को घाटा होने लगा। और कुछ भारतीय ऐसे थे जो ईमानदार थे, तो ईमानदार भारतीय को इसमें घाटा होने लगा। क्यों? मान लो कि 2 व्यापारी हैं ए और बी करके, और 2 के दोनों इंडियन हैं, ठीक है। इन दोनों ने कपड़ा बनाया, उत्पादन किया। मान लो 100 रुपये का इसने उत्पादन किया, 100 रुपये का इसने उत्पादन किया, ठीक है। अब मध्य प्रांत से दोनों लोग गए, यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी दोनों से लेना होगा, जिसने घूस दे दिया, मान लो इसने दे दिया 10 रुपये घूस या 8 रुपये घूस दे दिया, तो ये सब के सब चले गए अंग्रेजी की जेब में, और ये 90 रुपये में बंगाल में प्रवेश कर गए, ठीक है। और ये जब गए तो इनसे, मान लो ये ईमानदार नहीं है, मान लो ये ईमानदार है सॉरी, तो इससे क्या किए कि और ज़्यादा ले लिए टैक्स। मान लो कि इससे 20 रुपये ले लिए, तो इसका माल जो है अब ये 80 रुपये में पहुँचा लेकर के। तो जब ये ज़्यादा रुपए देंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको नुकसान होगा। तो इससे जो बेईमान भारतीय थे और जो बेईमान कर्मचारी थे, इनकी वजह से जो ईमानदार कर्मचारी थे या ईमानदार भारतीय थे, उनको भी अपने व्यापार में हानि होने लगा। तो इन सब को देखते हुए मीर कासिम ने क्या किया कि ये जो फ्री ट्रेड करने का जो एग्रीमेंट था, ये सभी के लिए खोल दिया। यानी कि अंग्रेज चाहे व्यापार करें, चाहे कंपनी चाहे व्यापार करे, कर्मचारी चाहे व्यापार करें, चाहे भारतीय व्यापार करें, किसी को भी टैक्स नहीं देना होगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? जो ईमानदार भारतीय थे वो भी बच गए इस जाल से। लेकिन अंग्रेज इससे खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जो समानता दिखाई दे रही है, यानी इक्वलिटी जो बढ़ती जा रही है, भारतीयों को भी दे दिया जा रहा है फ्री में ट्रेड करने के लिए, अंग्रेज़ों को भी दे दिया जा रहा है फ्री में ट्रेड करने के लिए, तो ये इसके पक्ष में नहीं थे। जबकि कहा जाता है कि आधुनिक भारत बनाने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा योगदान है। और आधुनिक भारत के डेफिनेशन में 3-4 बातें आती हैं, जो कि पहले पार्ट में था NCERT की पुस्तक में, कि समानता होनी चाहिए, है जस्टिस होना चाहिए, और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसमें से इक्वालिटी वाला जो मूल्य है उसको ये फॉलो नहीं करते थे। लेकिन फिर भी इनको आधुनिक भारत का प्रणेता माना जाता है अंग्रेज़ों को। खैर, मीर कासिम ने समानता बरत दी, अंग्रेज इसके विरुद्ध में हो गए। और मीर कासिम क्या करने लगे? एक तो फ्री ट्रेड वाला काम कर दिया, सभी के लिए फ्री ट्रेड कर दिए। दूसरा क्या किए? ये सेनाएं गठित कर रहे थे। ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों को कब्जा जो है भारत में, या भारत में कहीं बंगाल में, वो धीरे धीरे कम हो, हम एक स्वायत्त शासी प्रदेश बने। तो ये सब देखते हुए मीर कासिम से भी ये नाराज़ हो गए, और मीर कासिम को भी इन्होंने हटा दिया। कब हटाया? तो 1763 में मीर कासिम को भी बंगाल का जो नवाब बना था उसको हटा दिए। जब इनको हटाए तो फिर कौन बना? फिर से मीर जाफ़र बन गए। मीर जाफ़र जो है फिर से बन गए बंगाल के नवाब। अब जब मीर जाफ़र फिर से बंगाल के नवाब बने तो इसमें एक काम हुआ कि 1763 में जब मीर कासिम जो था, इसको नवाब के पद से हटा दिया गया, तो ये भाग गया यहाँ से। भाग करके कहाँ गया? अवध है क्या, ठीक ना? अवध में जा करके शुजाउद्दौला से, उस समय अवध का नवाब कौन था? शुजाउद्दौला था। उसके पास गए, हेल्प मांगे कि हमें मदद कीजिए ताकि हम बंगाल को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलवा दें। और उस समय जो मुग़ल साम्राज्य था, मुग़ल साम्राज्य के लगभग अंतिम जो शासक थे, जिनका नाम था शाह आलम सेकंड, ठीक ना? शाह आलम सेकंड, ये भी अवध के अंडर में ही रह रहे थे। अवध ने इनको एक तरीके से संरक्षण दे रखा था, तो शाह आलम द्वितीय भी शुजाउद्दौला के अंडर में ही रह रहे थे। खैर, जो 1763 में जब ये गए मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास, तो अकेले शुजाउद्दौला से बात की है कि हमें मदद कीजिए। मदद करने के लिए इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ।
ये समझौता कब हुआ? तो समझौता जनवरी 1764 में हुआ। ठीक है, किसके बीच में समझौता हुआ? मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच में जनवरी 1764 में एक समझौता हुआ कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या हैं? सबसे पहले तो एक शर्त थी 11 लाख रुपए पर डे, 11 लाख रुपए पर डे खर्चा चुकाना पड़ेगा। यानी जब अवध की सेना जो है बंगाल में जाकर के लड़ेगी उनसे, तो कुछ ना कुछ सैनिक खर्चा आएगा। तो 11 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्चा जो आएगा वो मीर कासिम को चुकाना पड़ेगा। दूसरा, शुजाउद्दौला ने कहा कि अवध जो है, अवध को बिहार में मिला लिया जाए, या कहें कि बिहार को अवध में मिला लिया जाए। ठीक ना, क्योंकि अवध के संस्थापक या कहें कि अवध के शासक उस समय शुजाउद्दौला थे, तो उन्होंने शर्त रखी कि जो बिहार है उसको भी अवध में मिला लिया जाए। यानी कि हम इसको कह रहे हैं B+A, शॉर्ट में लिख दें B+A, मतलब कि बिहार को भी अवध में मिला लिया जाए। कब मिला लिया जाए? जब मान लो बंगाल जब जीत जाएगी तो इसको मिला लिया जाए इसमें, ताकि उनका जो साम्राज्य हो बड़ा हो जाए कुल मिला करके। और तीसरा शर्त इन्होंने रखा कि 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए जो है जब विजय हो जाए हम लोगों की, यानी शुजाउद्दौला की, मीर कासिम की, शाह आलम द्वितीय की, इन सब की जब विजय हो जाएगी तो 3 करोड़ रुपए आप मुझे एक मुश्त राशि दे दीजिएगा। तो ये 3 शर्तें थीं। तो ये 3 शर्त मान गए। कौन मान गया? मीर कासिम मान गए। और ये जो मामला है, ये मामला आगे बढ़ा। तो 1760 में, यानी 27 सितंबर, ध्यान रखना डेट भी थोड़ा सा, डेट इतना ध्यान न रखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 27 सितंबर 1760 में शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में एक संधि हो गई, समझौता हो गया कि अगर जीत जाएंगे तो बिहार को जो है अवध में मिला लिया जाएगा, अगर जीत जाएंगे तो 3 करोड़ रुपए जो है दे दिया जाएगा। और पहला वाला क्या था इसमें कि अगर युद्ध होता है तो 11 लाख प्रतिदिन के हिसाब से मीर कासिम को अवध के नवाब को देना पड़ेगा। अब अवध का नाम आ गया तो थोड़ा सा अवध के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सन 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी तो भारत एक विखंडित राज्य तंत्र की छाया से ग्रसित हो गया था। हिंदी काफ़ी कठिन है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्यों में बंट रहा था। उसमें से एक राज्य बना था हैदराबाद, एक बना था कर्नाटक, मैसूर, एक मराठा साम्राज्य। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साम्राज्य थे या राज्य थे जो मुगल सल्तनत से धोखा दगाबाजी करके या उनका विद्रोह करके बने थे। जैसे कि पंजाब, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के अंडर था। इसके अलावा जो राजस्थान के क्षेत्र में, यानी कि राजपूताना जो राज्य था वो भी बन गया। इसके अलावा अवध साम्राज्य बना हुआ था। और ऐसे ही साम्राज्य बने हुए थे जो कि मुगल सत्ता से विखंडित हो होकर के बने थे। अगर 18वीं सदी को देखेंगे हम तो मुख्य रूप से जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर होती गई तो उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को लगा कि अब हम धीरे धीरे कब्जा अपना बढ़ा सकते हैं। तो बंगाल में प्लासी का युद्ध जीत गए। उसके बाद सन 1764 में बक्सर वाला भी काम आया। लेकिन वहाँ पे चलने से पहले थोड़ा सा अवध के बारे में भी जान लें, क्योंकि अवध से उन्होंने सहयोग लिया था। ठीक है ना। अवध भी बना था केंद्रीय सत्ता से अलग होकर के एक स्वायत्त राज्य। इसके संस्थापक का नाम क्या था? इनके संस्थापक का नाम थोड़ा सा बड़ा है, सादत खां, सादत खां बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। जैसे हैदराबाद के संस्थापक कौन था? निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। ऐसे ही अवध के संस्थापक थे सादत खां बुरहानुल मुल्क। इनको सन 1722 में अवध का क्या बनाया गया था?
इनको सन 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। सूबेदार मतलब क्या होता है, जो सूबा का प्रमुख होता है, यानी कि एक तरीके से वर्तमान में जैसे राज्यपाल है जो कि राज्य का प्रमुख होता है, उसी तरीके से 1722 में इनको सूबेदार बनाया गया। और अगर इसी के पैरेलली हम बंगाल को समझें तो सन 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का एक तरीके से दीवान बनाया गया था। दीवान मतलब जो राजस्व अधिकारी होता है, यानी कि वित्त मंत्री बनाया गया था। सन 1717 में उनका प्रमोशन हो गया मुर्शिद कुली खां का, और उनको बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। और उन्होंने बहुत सारे अपने काम किए थे बंगाल में, लेकिन सन 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कौन बना था, उसके बाद बन गए थे उनके बेटे बेटे दामाद वगैरह बन गए थे। शुजाउद्दीन करके नाम था, वो बन गए थे, ठीक ना। उसके बाद एक सफदर जंग करके थे, वो बने थे। इसके बाद बंगाल की बात कर रहे हैं, उनके बाद कौन बना था, अलीवर्दी खां। उनको हटा करके तुरंत अलीवर्दी खां बन गए थे। और अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हुई थी 1756 में, तो उनका एक पोता था, पोता कहने या पोता ही था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, जो कि पटना वाली जो मौसी थी या पटना वाली जो उनकी बेटी थी, जैसे अलीवर्दी खां की 3 बेटी थी, एक का ब्याह पूर्णिया में होता, पूर्णिया बिहार में ही है, एक का ब्याह ढाका में हुआ था जो कि बांग्लादेश में है, एक का ब्याह पटना में हुआ था। तो पटना वाली जो बेटी है, उनका जो बेटा था सिराजुद्दौला, यानी कि अलीवर्दी खां का पोता, वो बन गया बंगाल का नवाब। पौत्र बोलने उसको, पोता बोलने, पौत्र एक उर्दू शब्द, संस्कृत निष्ठ शब्द है ना। तो पोता या पौत्र बन गया कहाँ, बंगाल का नवाब बन गया। इससे उनके मौसी घसीटी बेगम, उनके जितने अधिकारी थे, उन सभी बीच तनाव हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, हारे, मीर जाफ़र बने, मीर जाफ़र अली सारी कहानी देखे, मीर कासिम बने, मीर कासिम का फिर बाद में 1760 में संधि हुआ। उसके बाद अवध की कहानी आ रही है ये। तो अवध भी 1722 में से सूबेदार बनाया गया था, किसको, सादत खां बुरहानुल मुल्क को। ये बहुत ही योग्य, कर्मठ, निष्ठावान, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। रेवेन्यू सेटलमेंट किए इन्होंने, एक चीज़ को ध्यान रखना, सन 1723 में इन्होंने रेवेन्यू सेटलमेंट किया। रेवेन्यू सेटलमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं राजस्व बंदोबस्त इन्होंने किया। राजस्व बंदोबस्त मतलब कि जो जमींदारी प्रथा थे उसमें जमींदारों को इन्होंने टाइट किया, उनके लगाम को कसा, और जो भू लगान है उसको उचित भू लगान में परिवर्तित किया कि ठीक तरीके से भू लगान दिया जाए। तो इससे किसान जो है वो उनको बहुत ज़्यादा राहत मिला, ठीक ना, राजस्व जो किसान की आमदनी है उससे बढ़ी। उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो है मृत्यु हो गई 1739 में। इनका साम्राज्य जो है अच्छे तरीके से चलाया ये, तो 1739 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ, ही गॉट डेथ ऑन 1739। जब इनका डेथ हो गया तो इनके भतीजे थे, उनके भतीजे का नाम था सफदरजंग। एक सफदरजंग अस्पताल भी है दिल्ली में, पता होगा। सफदरजंग को जो है बना दिया गया अवध का नवाब, जो कि सादत खां बुरहानुल मुल्क के भतीजे थे। ये भी बहुत योग्य, बहुत कर्मठी, बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। ये भी एक धर्मनिरपेक्ष नवाब थे। धर्मनिरपेक्ष मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिना धर्म को देखे अपने जो सेनापति हैं, अपने जो अधिकारीगण हैं, उनकी नियुक्ति बिना धर्म को देखे करता है, तो उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। ये लोग मुसलमान थे, सफदरजंग, सादत खां बुरहानुल मुल्क, मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, ये सब मुस्लिम थे, लेकिन ये सब धर्मनिरपेक्ष थे। इनके बहुत सारे जो इजारेदारी व्यवस्था के जो जमींदार वगैरह थे, या जो इनके अधिकारी थे, जो सेनापति थे ना, जो बैंकर थे इनके, वो सब हिंदू भी हुआ करते थे। तो सफदरजंग भी एक जो है धर्मनिरपेक्ष राजा था। इसने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अच्छा काम किया, क्योंकि अवध जो है, अवध की बॉर्डर से लगता हुआ जो मराठा साम्राज्य है वो भी लगता था, और मराठा साम्राज्य मजबूत भी था। तो ये मराठा साम्राज्य से संधि करके, बातचीत करके कि हमारे ऊपर आप कब्जा मत करिएगा, हमारे ऊपर आक्रमण मत करिएगा, तो बातचीत करके, सुलह समझौता करके ये आराम से रह रहे थे। इसके अलावा जो जाट थे उनसे भी मित्रतापूर्ण व्यवहार बढ़ते। अवध के बगल में एक साम्राज्य था बंगश, बंगश के नवाब बोलते हैं उनको। तो बंगश के नवाब से सन 1750 में 1751 में सफदरजंग ने
युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में इनके दो लोग सहयोगी थे भाई, पहले से ही दोस्ती किए थे, एक मराठा थे और दूसरे कौन था, जो जाट थे। मराठा और जाट, इन दोनों का सहयोग मिला और मराठा ने कहा ठीक है मैं आपको सहयोग करूंगा, लेकिन आप मुझे 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है आप मुझे देते जाइए, पर डे के हिसाब से, ठीक है, 25,000 रुपये पर डे आप मुझे दीजिए। और जाट कहे कि ठीक है मैं भी आपको मदद करूंगा, आपका समर्थन करूंगा, लेकिन आप मुझे 15,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दीजिए। तो दिए। तो बंगश के जो पठान थे, जो बंगश के नवाब थे, उनके खिलाफ सफदरजंग ने युद्ध छेड़ दिया। तो इनको उसमें काफ़ी सहायता मिली। इस तरीके से ये भी अपने साम्राज्य को धीरे धीरे बढ़ाए। सन 1748 में जो है इनको जो साम्राज्य था उसका वजीर बना दिया गया। किसको? सफदरजंग को। यानी कि इनकी स्थिति को मिला के बहुत अच्छे थे, तो इनको साम्राज्य का वजीर भी बना दिया गया। लेकिन सन 1754 में, सन 1754 में इनकी हो गई मृत्यु। और 1754 की मृत्यु हो गई तो जो अच्छे पुस्तकें हैं उसमें इसके बाद के काल के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उसके बाद का जो काल हमें पता लगता है कि अब शुजाउद्दौला का समय आ गया। शुजाउद्दौला वही व्यक्ति जो अवध का नवाब उस समय था जब मीर कासिम या जो मीर जाफ़र बंगाल का नवाब था, उसी के समय में शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। तो ये था मोटी मोटा इसकी कहानी। अब शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में संधि हो गई। समझौता हुआ, कब हुआ समझौता? 27 सितंबर 1764 को, सॉरी 1760 को, 27 सितंबर 1760 को शुजाउद्दौला और मीर कासिम के बीच में संधि हो गई। क्या संधि हुई थी? याद करो फिर से। 3 करोड़ रुपए दे देंगे, बिहार को अवध में मिला देंगे, और 11 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम देंगे जब युद्ध होगा तब। तो ये सब हुआ। तो भाई सेना जो है एकदम गर्मा गर्म मूड में आ गई। अब बक्सर के मैदान में आने का उनका पूरा जो है मामला रेडी था। तो आए बक्सर के मैदान में। तो थोड़ा सा बक्सर के बारे में भी जान ले। बक्सर की लड़ाई हुई थी तो ना, बक्सर, बक्सर का अगर हम सबसे पुराना नाम देखें, बक्सर का सबसे पुराना नाम हम देखेंगे तो हमें मिलेगा वेद गर्भ। वेद गर्भ, यानी कि जो हमारे वैदिक रचनाएं लिखी गई, ऋचाएं लिखी गई, बक्सर के स्थान पर सबसे पहले लिखा गया, या बहुत सारी ऋचाएं बक्सर में लिखी गई, इसलिए इसका नाम सबसे पहले जो पड़ा वो वेद गर्भ पड़ा। बाद में इसका नाम चेंज करके व्याघ्रसर रख दिया गया। व्याघ्रसर, ये सब जी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये इतिहास में नहीं पूछा जाएगा कभी, लेकिन ऐसे जान ले, थोड़ा सा देश के बारे में जानते रहें, जितना जाने उतनी अच्छी बात है। वेद गर्भ बक्सर का सबसे पुराना नाम था, या कह लें पौराणिक नाम था। व्याघ्रसर, उसके बाद इसका नाम पड़ा। व्याघ्र जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्याघ्र और सर। व्याघ्र मतलब बाघों का घर, बाघों का घर, और सर मतलब होता है सरोवर, यानी कि तालाब। यानी यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब था, इसके कारण से इस क्षेत्र को व्याघ्रसर कहा जाता था। बक्सर से एक और पौराणिक कथा मिलती है, पौराणिक हमें तथ्य मिलता है कि ये भगवान राम का जो प्रारंभिक जीवन है यहाँ पर था। क्यों? क्योंकि जो विश्वामित्र थे, इनके जो टीचर थे, वो भी यहाँ पर, उनका आश्रम था गुरु विश्वामित्र का, यहाँ पर आश्रम हुआ करता था, और गुरु विश्वामित्र के आश्रम में ही श्री राम भगवान अध्ययन अध्यापन किए थे। तो ये भी कहानी हमें, या पौराणिक तथ्य बक्सर से ही रिलेट हुई मिलती है। और उसके बाद जब वैदिक युग से आगे आएंगे, तो जब 16वीं सदी में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बने भारत में, जिसको महाजनपद बोलते हैं, महाजनपदों का युग बोलते हैं जिसको, तो महाजनपद युग में एक साम्राज्य बना, मौर्य साम्राज्य।
मौर्य साम्राज्य होता है वो, मौर्य साम्राज्य नहीं देख रहे हैं, मौर्य साम्राज्य बना। तो मौर्य साम्राज्य से यहाँ पर बहुत सारे छोटी छोटी लघु मूर्तियाँ मिली। कहाँ से? बक्सर से। तो ये कुछ ऐतिहासिक बातें हैं इसके बारे में। इसी बक्सर के मैदान में 22-23 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुआ। युद्ध हुआ किसके किसके बीच में युद्ध हुआ? एक तरफ हम लिख लें इंडिया, एक तरफ लिख लें ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब कंपनी को मिला करके। इंडिया की तरफ से कौन कौन था? मीर कासिम था। और ध्यान रहे कि मीर कासिम इस समय कुछ नहीं है। बंगाल का नवाब इस समय कौन है? मीर जाफ़र है। मीर कासिम कुछ नहीं है, बेरोजगार है। और जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, वो भी इस तरफ है, इसने संधिबंदी कर लिया है। और तीसरा जो मुगल साम्राज्य का नाम मात्र का शासक था, जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे। अब ब्रिटेन की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ये ब्रिटेन की तरफ से थे। इन दोनों पक्षों में 22 अक्टूबर को आरंभ हुआ, 23 अक्टूबर को समाप्त हुआ। 22-23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में युद्ध हुआ। बक्सर जो है वर्तमान में जो बिहार है, बिहार का जो पश्चिमी इलाका है, अगर बिहार को दो भागों में बांटे वर्तमान के, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, तो पश्चिमी बिहार में गंगा नदी के किनारे बक्सर है। बक्सर वर्तमान में एक ज़िला है बिहार का। 38 ज़िले हैं करीब बिहार में, तो 38 ज़िलों में से एक ज़िला बक्सर भी है, जहाँ पर ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में ये पक्ष हार गई और ये पक्ष जीत गई। और जब ये पक्ष जीती तो क्या हुआ? तो नए लोगों को बनाना था, तो नए लोगों को बनाया गया। उस समय क्या था? 1763 में बनाया गया था मीर जाफ़र को। जब मीर कासिम को हटा दिया गया तो मीर जाफ़र को बनाया गया था 1763 में, ठीक ना। 1763 में मीर जाफ़र की भी मृत्यु हो गई थी। उसका जो बेटा था मीरन, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसका मीर जाफ़र का दूसरा बेटा भी था जिसका नाम था निज़ामुद्दौला, ठीक ना। तो निज़ामुद्दौला को नवाब बनाया गया 1763 में। इस युद्ध के पहले ही 1763 में निज़ामुद्दौला को नवाब बनाया गया था। यानी कि युद्ध के समय निज़ामुद्दौला था वहाँ का नवाब। मीर जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी, निज़ामुद्दौला बने हुए थे नवाब, और उस समय युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन जीत गया, ठीक ना। और निज़ामुद्दौला से और ब्रिटेन के बीच में जब युद्ध जीत गए तो समझौता हुआ। कब समझौता हुआ? 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1765 को समझौता हुआ। किसके बीच में? निज़ामुद्दीन के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और ध्यान रहे कि सन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। जी जब गवर्नर जनरल ये बना तो 1765 में 20 फरवरी 1765 को इन दोनों के बीच में, निज़ामुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई। संधि मतलब कि समझौता हुआ एक तरीके से। समझौता क्या हुआ, इसके पॉइंट को नोट कर लें। समझौते में पहली बात थी कि जो नवाब है वो अपनी पूरी सेनाओं को भंग कर देगा, यानी उसके पास कोई भी सेना नहीं रहेगी। दूसरा ये था कि जो बंगाल का शासन है उसमें फेरबदल इन्होंने किया। बंगाल का शासन कौन चलाएगा? तो बंगाल का शासन नायब सूबेदार चलाएगा। अब नवाब ववाब नहीं चलाएंगे, अब नायब सूबेदार बनाएगा। और नायब सूबेदार की जो नियुक्ति थी, यानी उनका जो सिलेक्शन था, और जो उनकी पदच्युति थी, यानी उनको हटाया जाना, पदच्युति, ये दोनों काम अंग्रेज अधिकारी करेंगे। और यही नायब तहसीलदार, नायब सूबेदार जो है, ये बंगाल के शासन को चलाएगा। ये संधि हो गई। और इसमें एक बात ये भी हुआ कि जब निज़ामुद्दौला को बना दिया गया साम्राज्य का नवाब, तो इनसे भी अंग्रेज़ों ने 15 लाख रुपए जो हैं तुरंत ऐंठ लिए।
जिसको भी बनाते थे उनसे कुछ ना कुछ रकम लेते ही थे, तो इनसे भी वो रकम लिए, ठीक ना। और 1765 में 1764 में जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो दो बहुत बड़ी संधि हुई, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, ठीक ना। इलाहाबाद की संधि, ध्यान रहे कि इलाहाबाद की दो संधि थी, कक्षा 8 में लिखा भी हुआ है। इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो थी वो मुगल साम्राज्य, जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। कब हुई थी? तो 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज़ों के बीच में, या कहें रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो थी वो शुजाउद्दौला के साथ हुई थी। शॉर्ट में शुजा लिख दे रहे हैं, शुजाउद्दौला के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई थी। पहली संधि में क्या बात थी? पहली संधि में बात ये थे कि जो ये अवध वाला क्षेत्र है, अवध वाले क्षेत्र के संबंधित जो संधि थी वो शुजाउद्दौला के साथ हुई थी, जो शाह आलम के साथ संधि थी। उसमें पहली बात ये लिखी गई थी कि जो ओडिशा है, जो बंगाल है और जो बिहार है, इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र उसी में आ जाते हैं, जैसे कि अवध वाला क्षेत्र भी आ गया। ये अवध जो था वो एक तरीके से शाह आलम तो उनके अंडर में ही थे, तो अवध वाले क्षेत्र की बात नहीं करते हैं। ओडिशा, बंगाल और बिहार का जो राजस्व है, राजस्व कहें या जो फ्री ट्रेड है, फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, ठीक ना। राजस्व का अधिकार इसमें नहीं मिला था, वो जब दूसरी संधि हुई थी तब राजस्व वाला मिला था। जो इलाहाबाद की पहली संधि थी, ध्यान रखें फिर से कि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि हुई, जिसमें ओडिशा, बंगाल, बिहार में मुक्त व्यापार करने का अंग्रेजों को अधिकार मिल गया, ठीक ना। इसके और अंग्रेजों ने कुछ गिफ्ट भी दिया शाह आलम को। एक गिफ्ट दिया, इलाहाबाद जो है वो शुजाउद्दौला के अंडर में ही था, तो इलाहाबाद को, और एक स्थान है कड़ा, इसको कहीं कहीं कौरा भी लिखा हुआ मिलता है, कौरा। तो इलाहाबाद और कौरा या कड़ा को शुजाउद्दौला से जीत करके या उनसे मांग करके शाह आलम द्वितीय को दे दिए। इसके अलावा कुछ धन भी दिए शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने, करीब 26 लाख रुपए आता है, 26 लाख रुपए अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तो ये थी इलाहाबाद की पहली संधि। इसमें 3 बातें थीं। ओडिशा, बंगाल, बिहार में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। इलाहाबाद और कड़ा शुजाउद्दौला से लेकर के किसको दे दिए? शाह आलम द्वितीय को दे दिए। तीसरा, 26 लाख रुपए शाह आलम द्वितीय को दे दिए, एक तरीके से भ्रष्टाचार के तरीके से। इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 में, किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच में। इसमें क्या बातें थी? इसमें पहली बात तो यही थी कि इलाहाबाद और कड़ा या कौरा वाला जो क्षेत्र है, इसको अंग्रेजों ने शुजाउद्दौला से मांग लिया कि आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं शाह आलम को दे सकूं। तो पहली संधि ये थी कि इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र शुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने मांग लिया। क्यों मांगा? ताकि वो इनको दे सकें। तो ये इलाहाबाद की दूसरी संधि की पहली बात है। और दूसरी बात ये है, जो कि बहुत बड़ी बात है, वो ये कि अब अवध की जो नवाब हैं वो अपनी तरफ से कोई सेना नहीं रखेंगे। यानी अब अवध का जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको अंग्रेज अब संभालेंगे। यानी कि जो सेना है अवध की, उसको विघटित कर दिया गया। यानी अब अवध की नवाब सेना अपनी तरफ से नहीं रख सकती हैं। अब अंग्रेज अधिकारी जो सेना नियुक्त करेंगे
वही सेना अवध की सुरक्षा करेगी। यानी एक तरीके से उनकी स्वायत्तता जो थी, जो कि सन 1722 में सादत खां बुरहान उल मुल्क ने स्वायत्त प्रदेश बनाया था, वो पूरी तरीके से नष्ट विनष्ट हो गया। ठीक ना। और इनसे 50 लाख रुपए हर्जाना मांगे कि आप मुझे 50 लाख रुपए हर्जाना दीजिए। तो ये भी बात थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि में। और जो पहली संधि थी उसमें उड़ीसा, बंगाल और बिहार में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया। जो दूसरी संधि थी जो कि शुजा के मध्य हुई थी, शुजा-उद-दौला के मध्य हुई थी, उसमें अवध में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, यानी मुक्त व्यापार समझौता हो गया कि अंग्रेज अधिकारी अब अवध में भी मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलाहाबाद की दूसरी संधि से बक्सर वाला पूरा खेल हो गया समाप्त। बंगाल में, अवध में, बिहार में, उड़ीसा में अंग्रेजी सत्ता हो गई पूरी तरीके से स्थापित। अंग्रेजी सत्ता आ गई पूरी तरीके से केंद्र में। अब वो दिल्ली के एकदम नज़दीक थे। जो 14 जनवरी सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मुगल से मराठा साम्राज्य के बीच में, उसमें मराठा साम्राज्य हार चुके थे। तो अंग्रेज़ जो थे इस बात से बिल्कुल निफिक्र थे कि अब जो एक बड़ी सत्ता थी मराठा साम्राज्य, उसका भी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही हारी हुई है, उससे उसका कमर टूटा हुआ है। अवध आ गया उसके कब्जे में, शुजा-उद-दौला आ गया उनके कब्जे में, शाह आलम द्वितीय आ गया उनके कब्जे में। पूरा फ्री ट्रेड उनको एग्रीमेंट हो गया और उनकी सेनाएं जो हैं अपनी श्रेष्ठता पूरे भारत में दिखा दी। दक्षिण भारत में उनका कब्जा पहले ही था, उत्तर भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में उनका कब्जा अब हो चुका है 1765 तक। इसके बाद दोहरी जो होते हैं द्वैध शासन, उसको समझेंगे, जिसको डायरकी बोलते हैं। डायरकी सिस्टम बंगाल में लाया गया। तो डायरकी सिस्टम क्या है, मोनार्की क्या होता है, वो इसके बाद इसके बाद की वीडियो में समझना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और इसमें इतना ही करते हैं। ये जो 1765 का युद्ध हुआ बक्सर का, 1765 का युद्ध अपने आप में एक ऐतिहासिक युद्ध है, निर्णायक युद्ध है। तो इस निर्णायक युद्ध के तहत अंग्रेजों ने भारत में पूरी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा ली। इसके बाद के जो डिस्कशन है वो आगे करेंगे। इसमें इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।